जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। आपको पता है कि इमरान खान साहब के बयान के बाद अच्छी खासी एक हलचल मची हुई है। खान साहब ने जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है, इससे पहले वो करते रहे हैं, लेकिन इतनी उन्होंने खुलकर उन्होंने गुफ्तगू जो है ना वो नहीं की, जिससे लगता है कि दो चीज़ हैं। या तो उन्हें पता हो लग चुका है कि अब ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता जो है ना नहीं बच गया, ये सुलह सफ़ाई का जन आसिम मुनीर के साथ कोई अब मज़ीद कोई बातचीत नहीं हो सकती, ना वो करना चाहते हैं ना खान साहब अब करना चाहते हैं। सो अब आप जब उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए हैं तो फिर अपने आप को आप थोड़ा सा एक दिखाएं कि जनाब कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और हमारा बयान वहीं पर खड़ा हुआ जो 2 साल पहले था। और उन्होंने वहीं से ही शुरू किया बम्बार्डमेंट जो उन्होंने किया, बड़ा सख्त बयान दिया। उनकी अपनी अपनी पार्टी जो है वो भी बड़ी हद तक डिफेंसिव है, जिसकी वजह से खान साहब जो हैं अपनी पार्टी के लोगों पर भी वो उंगलियां उठाने को अब इस वक्त नज़र आते हैं। और वो कह रहे हैं जनाब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, या वो उनकी भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ख़ुद भी बता रहे हैं खान साहब के माजी में कि मैंने भी बहुत सारे लोग जो हैं ख़ुद भी उन्होंने छोड़े हुए थे, और जिनके नाम भी लिए हैं कि वो भी एक तरह की मैसेजिंग कर रहे थे, राब्ते में थे। उसमें आरिफ अलवी साहब थे, अली जैदी साहब का नाम ले रहे हैं कि वो भी इस तरह की चीज़ें जो है ना माजी में कर रहे थे। सो खान साहब कहना ये चाहते हैं कि जिनको मैं कहूँ कि वो जो है फ़ौज के साथ बात करें, वो कुछ दरमियान में कोई डील बनाने की कोशिश करें, वही लोग जो हैं वही उन्हीं को हक है। बाकी इनके अलावा अगर कोई किसी से फ़ौज से राब्ते में है तो ये नहीं होना चाहिए। एक तरह का वो पार्टी डिसिप्लिन की बात करें कि मैं फ़ैसला करूँगा कब और किस के ज़रिए मैंने जन आसिम मुनीर से उन्होंने सुलह करनी है। और बड़ी वहाँ से जो जवाब आया है आसिम मुनीर साहब की तरफ से, वो भी आपको पता है कि खान साहब उसके बाद भी साफ ज़ाहिर है ये गुस्से में हैं। और अब जो उन्होंने बात की है वो बड़ी सख्त जो है बात की। अगर आपको याद हो, ये उसी तरह से मिलता जुलता एक काम है जो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में किया था, जब उस जन आसिम ने सारे जब जनरल बाजवा साहब जो आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ थे, तो नवाज शरीफ साहब ने ब्लास्ट किया था। और मुझे याद है कि उस वक्त स्टेज पे जो लोग बैठे हुए थे वो बहुत घबरा गए थे पीएम नवाज के, कि मियाँ साहब खुद तो लंदन बैठे हुए हैं और हमें इतने बड़े टेस्ट में डाला हुआ है, हम इनका बयानिया लेकर कैसे चलेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, उन दो तीन ने मुझे भी निजी तौर पर बताया था कि जनाब कि अब हमें दोबारा जेलों में जाना पड़ेगा और दोबारा से हमारे वो नैब केसेस खुल जाएंगे। बड़ी मुझे याद है डरी हुई थी नवाज लीग, जो बड़े बड़े लीडर डरे हुए थे, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो चीफ थे, बाजवा साहब फैज़ साहब जो हैं वो आपके DGIS से थे। आप उनको तीनों को अब लताड़ कर रख दें तो उनका खौफजदा होना तो बनता था कि मियाँ साहब तो बाहर चलेंगे तो हमारा क्या बनेगा। उसी से मिलता जुलता यही काम हुआ, ये काम हो रहा है। बल्कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब का बयानिया लेकर कोई टीवी पे बात करने को तैयार नहीं था, अगर आपको याद हो। तो सेम इज़ हैपनिंग नाउ कि खान साहब ने जो उसी तरह का नवाज शरीफ साहब की तरह का अटैक किया है जनाब आसिम मुनीर पे, उन्होंने बाजवा साहब पे किया था, इन्होंने आसिम मुनीर साहब पे किया। इनकी पार्टी भी हिल कर रह गई कि जनाब ये खान साहब का बयानिया आप कैसे सेल किया जाए, क्या टीवी पर हम ये कह सकते हैं बातें जो उन्होंने की हैं, उन्होंने इमरान खान साहब ने की हैं, जो जेल में बैठ कर उन्होंने कर दिया। आप तो फ्री हैं, आप आज़ाद हैं। उनकी पार्टी के लोग एक्सपेक्ट करते होंगे भाई अगर आप लॉयलिस्ट हैं तो फिर तो आएँ और ये उठाएं, भारी पत्थर उठाएं, सियासत करनी है, वज़ीर बनना है, अपनी मौजें लेनी है, बड़े बड़े ओहदे लेने हैं। तो खान साहब का तो यही क्वालिफिकेशन टेस्ट है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ जनाब कि आपको गुरीला जंग का, आपको भूखे रहने का, लड़ाई मार झगड़ा, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। एक बार कमांडो टाइप आप हूँ तो फिर ही, और मर जाएं, आपकी फैमिली बर्बाद हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, केस मुकदमे सजाएं, आपने खान साहब के मुताबिक ही आपने डटे रहना। ये तो उनका क्वालिफिकेशन का आपको पता है। इससे कम तो खान साहब तैयार नहीं होते, लॉयल्टी नहीं मानते। वो सियासी वर्कर को तो वर्कर ही नहीं मानते जब तक वो कोई मारे ना खाए, जैसे कभी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने कहीं, नवाज लीग वालों ने कहीं। खान साहब का मजीद उनका क्राइटेरिया सख्त है। सो वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उनकी पार्टी के लिए बड़ी वो हैं। इस पे बात तो अगेन करते हैं। साथ में एक और चीज़ है कि खान साहब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद वो कोर कमेटी का बदल देते हैं। क्या खान साहब खौफजदा हैं, इनसिक्योर हैं कुछ लोगों को अपनी पार्टी की वजह से, कि कुछ लोगों को फेम मिलने लगती है तो खान साहब को लगता है कि शायद ये कोई मेरे साथ धोखा ना कर जाएं। ये हर एक ये सियासतदान के साथ प्रॉब्लम होता है। टॉप का बंदा, वो कहते हैं वो जो किंग बादशाह जो होते हैं ना, किंग इज़ ऑलवेज, एक उनके बारे में कहा जाता है किंग इज़ ऑलवेज अलोन, बादशाह अकेले होते हैं, उनका कोई सगा नहीं होता ना। बादशाह किसी पे ट्रस्ट करते हो कि किस लम्हे कौन मुझे छुरी मार दे, किस लम्हे कौन मेरे खिलाफ दरबारी साजिश कर दे। लिहाजा वो हमेशा एक दूसरे को, दरबारियों को, अपने करीबी वजीरों को लड़ाते रहते हैं ताकि ये मेरे खिलाफ गैंग अप होकर कुछ साजिश न करें। ये सिंस सेंचुरीज ये इसी तरह का काम जो है ना चलता आ रहा है। सो हम ये देख रहे हैं कि खान साहब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। कभी वो गौहर साहब को आके करते हैं, कभी अली ज़फ़र को करते हैं, कभी शेर अफजल मरवत आते हैं, तो कभी उसके बाद उमर अयूब आ जाते हैं, उनसे हटते हैं तो शिबली फराज आ जाते हैं, शिबली फराज से फिर देखते हैं तो और लोग जो हैं, मतलब आगे पीछे वो नहीं होता। उस पर चेस पे वो जो एक उसको शतरंज के उसकी तरह, शतरंज की तरह वो आगे पीछे प्यादे करते रहते हैं कि कभी कोई मेरे खिलाफ ना
खड़ा हो जाए। आप में से बहुत सारे कहेंगे जनाब उनकी क्या औकात है कि खान साहब के आगे खड़े हो जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई उनमें से इतना बड़ा लीडर नहीं है कि उनके सामने खड़ा हो, पॉपुलर हो। लेकिन ये चीज़ जहन में रखें, कोई भी पॉपुलर आपकी पार्टी के अंदर से होने लगे, टॉप के बंदे को ये बात पसंद नहीं आती होती। इंसानी मिजाज बता रहा हूँ मैं। अभी आज ही एक बुक पढ़ रहा था कि मुस्तफा खर्ज के साथ भुट्टो साहब की दुश्मनी की वजह क्या बनी थी कि ये खर साहब पॉपुलर होने लग गए थे पंजाब में, कि उन्हें लगा कि ये मुझे कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी थ्रेट बन सकता है यहाँ पे पंजाब में भुट्टो साहब भी पॉपुलर थे, लेकिन उन्हें फील हुआ कि मुस्तफा खर जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। उन्होंने कट टू साइज कर दिया था, उनको हटा दिया था। ये दैट्स वेरी नेचुरल। इसी तरह हम शेर अफजल खान को देखते हैं, मरवत को देखते हैं। जो भी हो, वो उन्होंने कम वक्त में अपनी अपनी जगह बनाई है, पॉपुलैरिटी दिखाई है उन्होंने, उनके पीछे वर्कर भी आया है, उन्होंने अपने तई बहादुरी भी दिखाई है। जो उस वक्त कोई बंदा सामने नहीं आ रहा था, जल से जुलूस नहीं कर रहा था, डर के मारे सारे बैठे हुए थे। जो ही वो निकले, वो नौजवानों में पॉपुलर हुए। खान साहब वाला बयान था, उसको आगे लेकर बढ़े तो खुद कहते हैं ये शेर अफजल साहब की जनाब मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, लोग मुझसे जेलस होना शुरू हो गए। खान साहब को उन्होंने कान भर दिया और साथ ही उनको साइड लाइन कर दिया गया। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो लीडरशिप के हवाले से आपके सामने आती रहती हैं। दूसरी तो हम ये देखते हैं कि बुशरा साहिबा जो है उनके बारे में खान साहब ने कहा है जनाब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जी अमेरिकन एजेंट हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ग्रुप्स में बातें हो रही हैं। दैट्स वेरी मिस्टीरियस वियर्ड थिंग, मुझे नहीं समझ आती। हमने इसको किसी ने नहीं पढ़ा किसी अखबार में, किसी ट्वीट में, किसी जगह पे कि बुशरा साहिबा जो हैं वो अमेरिकन एजेंट हैं या कोई उन पर किसी ने इल्ज़ाम लगा। कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है। मैं भी देखता रहता हूँ, थोड़ा सा अब ब्राउजिंग करता रहता हूँ, आप भी करते होंगे सारे। सो मैंने तो कहीं नहीं देखा कि उनके अपनी पार्टी के लोग कैसे कह सकते हैं किसी ग्रुप में। उन्हें नहीं पता कि अगर हम करेंगे तो स्क्रीन शॉट जो है इसका खान साहब तक पहुँच जाएगा। सो खान साहब की ज़रूरत क्यों पेश है ये कि वो ये कहने की कि अभी से उन्होंने रोला मचा दिया कि जनाब के लोग, कुछ लोग जो हैं वो बुशरा साहिबा को अमेरिकन एजेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे? दैट्स वेरी डीप। इसके अंदर बड़ी सारी बात लोगों का ख्याल है, बड़ी स्टोरी है कि अभी से वो प्रिएम्प्ट करना चाहते हैं। खान साहब की ये बड़ी क्वालिटी है, बात चीज़ें प्रिएम्प्ट कर लेते हैं, पहले से कहना शुरू कर देते हैं ताकि कल को उनके खिलाफ अगर आएँ तो वो इस पर कोई बिलीव ना करे और कहें जी देखे तो ये तो खान साहब खुद कह रहे थे, आप तो वही बातें कह रहे हैं, खान साहब को तो पहले पता चल गया था। सो इसके अंदर भी बहुत बड़ा कैच है कि खान साहब खुद क्यों कह रहे हैं वहाँ पर सहाफ़ियों को जी पार्टी के अंदर या कहीं पे ग्रुप्स में बात हो रही है जी कि उनको अमेरिकन एजेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। बाज़ लोग इसको जोड़ रहे हैं लॉबिंग के साथ, फंडिंग के साथ जो अमेरिका में की गई, शायद कोऑर्डिनेशन हुई, जितना कुछ भी वहाँ पर फंड्स इकट्ठे हो रहे थे लॉबिंग के लिए, लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि मे भी खान साहब तक ये बात पहुँची हो कि जनाब कल को कोई इस पर कोई उसको लिंक ना कर दे बुशरा साहिबा के साथ, कि शायद वो उस वक्त बैठकर ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रही थी तो उनको इस तरह का लेबल ना कर दिया जाए। दैट्स एक अनदर व्यू है, क्योंकि खान साहब का ये कहना बड़ा अपने अंदर एक मीनिंग रखता है। साथ में आप देखते हैं कि खान साहब सहाफ़ियों के साथ उनको बात भी नहीं करने देते, वो उनको हमेशा साइड पर ले जाते हैं कि कोई ऐसी लूज बाल ना चली जाए, कोई ऐसा सवाल ना कर दिया जाए। बुशरा साहिबा इज़ नॉट ट्रेन टू टॉक टू द मीडिया कि कौन सी बात कहनी है नहीं कहनी। पिछली दफ़ा भी उन्होंने सख्त बातें कह दी थी। अब उनकी बातों को असर को ज़ायल करने के लिए खान साहब को कहना पड़ गया है ये जनासिम मुनीर पे। पहले तो उन्होंने बातें की थी, बुशरा साहिबा ने की थी। 3 जर्नल जो हैं ये जिम्मेदार होंगे खान साहब को अगर कुछ हुआ, जिसमें उन्होंने DGC, DGI और आर्मी चीफ के हवाले से कहा था, जिसको उस वक्त खान साहब ने थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की थी। बाद में उनकी बहन जो है मरियम भट्टो साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स करके क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन मैसेज वाज वेरी लाउड एंड क्लियर कि नहीं, समथिंग इज़ रॉटन समवेयर। तो खान साहब ने फिर 2-3 दिन बाद कहा कि ये तो फिर मुझे सामने फ्रंट पे आना पड़ेगा। उन्होंने किया और बड़ी ज़ोर शोर से उन्होंने बयान दिया, वेरी सख्त, जिससे लगता है कि कोई ऑप्शन या चांसेस नहीं रहेगा उनके दरमियान करने में। अब इसी बात को अगर आगे लेकर चलें तो बहुत सारे लोग इस वक्त एंकर्स जो हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब के खान साहब की शायद कोई बातचीत हो गई है और इनकी कोई मई जून में रिहाई हो जाएगी बस आने वाले दिनों। बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि इस साल ब्रेक थ्रू हो जाएगा, खान साहब विल बी आउट और ये सारा नक्शा ही बदल जाएगा। और उसका वो जवाब ये देते हैं कि अभी से 2-4 चीज़ें होना शुरू हो गई। 9 मई के हवाले से बड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो गया, लोगों को ज़मानतें होना शुरू हो गई, रिहा होना शुरू हो गए। फिर वो कहते हैं मोहसिन नकवी साहब और या शहबाज शरीफ के दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो भी सरफेस हो रहे हैं, जिस पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको नकवी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। नकवी साहब सब कुछ एक तरह के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, या वो सारी पावर्स खुद लेना चाहते हैं, जिस पे वो रिएक्शन आ रहा है पार्टी के अंदर से। सो वो समझते हैं कि इनके दरमियान जो क्रैक्स आ रहे हैं अगर उनके मोहसिन नकवी साहब की वजह से, तो मुमकिन है एस्टेब्लिशमेंट फिर दोबारा इमरान खान साहब के पास जाए कि जनाब कि आप बताएं, आपके साथ बातचीत की जाए तो कौन आपकी गारंटी देगा, क्या करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें मार्केट में आना ये शुरू हो गई। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट इस बात से कन्विंस हैं कि खान साहब के साथ कोई ना कोई रिलीफ उनको मिलने वाला है, अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा, ज़मानतें हो जाएंगी, केसेस बड़े वीक हैं, उनको सही प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी, तो पहले जो होते थे केसेस तो प्रोसिक्यूशन की वजह से आपका ख्याल सज़ाएँ होती थी, कोई मतलब प्रोसिक्यूशन करती थी तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस होते, सज़ाएँ होती थी। नवाज शरीफ साहब वाला केस देख लें, पनामा में क्या हुआ,
یہ پراسیکیوٹر تھے نیب کے، یہی جو ابھی بیٹھے ہوئے، انہوں نے سزائیں دلوائی تھیں، ثابت کر دیا تھا کہ میاں صاحب کی یہ ساری غلطی ہے اور ان کا قصور ہے اور سزائیں ہو گئی تھیں. یہ پراسیکیوٹر میاں صاحب واپس آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑے تھے، انہیں پراسیکیوٹر کا کرنا ہے جناب یہ تو بالکل ٹھیک پروسیس ہوا ہی نہیں تھا، آپ ان کو معاف کر دیں، اور آپ کے سامنے معاف ہوئی ہیں ساری چیزیں. سو یہ پراسیکیوشن جو ہے نا کہ ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی، کہ عدالتوں نے سزائیں صحیح دیں غلط دیں، یہ پروسیس پورا ہوا، وٹنسز کو ٹائم ملا، ان کو باقاعدہ جرح کی گئی، یہ سارے ایکسکیوزز ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں یہاں پہ کہ کس وقت کس کو یہ کس طریقے سے آپ نے وہ کرنا ہے. لہٰذا خان صاحب کو اگر ریلیف دینا ہے تو اس میں سے 101 اس میں جھول نکل آئے کہ نہیں جناب یہ تو سارا پروسیس ہی فلاٹ تھا، گواہوں کو تو آپ نے بلڈوز کر کے سارا پروسیس کیا، یہ اپنی سائڈ پہ. اب اس تنازع میں سوال یہ ہے سب کے ذہنوں میں کہ کیا واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کیا واقعی کچھ ہونے والا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ریومرز آ رہے ہیں، یا پھر ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے خان صاحب کے بیچاروں کے حامی جو ہے نا ان کو پھر ایک بانس پہ چڑھا کر پھر اچانک نوز ڈائیو دیا جائے گا نہیں جناب کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیونکہ اس وقت خان صاحب ون کرتے نظر آ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ میں بمبارڈمنٹ کے پہلے بشرا صاحبہ نے کی، 3 ٹاپ جرنلز ہیں انہوں نے نام لیے، پھر خان صاحب نے باقاعدہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا، پھر عدالتوں سے ریلیف ملنے شروع ہو گئے. تو اس سے کچھ تھوڑا سا آنا شروع ہو گیا کہ ود ان اسٹیبلشمنٹ یا ود ان کہیں نہ کہیں پہ خان صاحب کی بہت بڑی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس پہ ایک نا ان کا ٹویٹ ہے کامران شاہ صاحب کا، جو پتہ اینکر ہیں اس کے دنیا اس کے ٹی وی کے، انہوں نے ایک بڑا انتہائی میننگ فل ایک ٹویٹ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ میں سورسز کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کی فوج سمجھی جاتی ہے. اب ان کے ISPR سے بات ہوئی یا کسی جرنل سے بات ہوئی یہ نہیں لکھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ از ایک آپ پتہ وائڈ ایک ٹرم ہے جس میں کسی کو بھی آپ لے آ سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ کسی بھی ایسے کوئی شر پسند یہ فورسز کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوگی، کوئی صلح نہیں ہوگی، اور جنہوں نے اس کو یہ مے کو پلان کیا، ساتھ دیا، فیسیلیٹیٹ کیا اور انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا، ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی صلح صفائی کی بات نہیں ہوگی انلیس جب تک، اب ذرا سنیں جب تک وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ جو ہیں پبلکلی اس کی مذمت کریں، 9 مئی کی اس کی مذمت کریں، اس جو انہوں نے ہینیس بڑا انتہائی سنگین جرم کیا اس کو وہ تسلیم کریں، اس کی ذمہ داری لیں، اور پھر ایک معافی مانگیں لوگوں کے سامنے، اور اس کے بعد ایک انتہائی سنجیدہ قسم کی وہ دیں کمٹمنٹ دیں کہ وہ اس کے بعد اگر 9 مئی جیسے واقعات کبھی بھی نہیں ہوں گے. یہ اب یہ کامران شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سورسز ان کو یہ بتا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب کہ ابھی بھی ان ایلیمنٹس کے ساتھ، عناصر کے ساتھ کوئی صلح صفائی کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک میں کو ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، پولرائزڈ کیا، اور انہوں نے فارن ایجنڈا جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. مطلب یہ فارن فورسز کے یہ ایجنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ پولرائزڈ کیا، لڑائی جھگڑا جو بھی اٹیک ہوئے ہیں وہ فارن ایک طرح کے ان کا خیال ہے کہ انہوں ایجنڈا کو فالو کیا. اور پلس انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی صلح نہیں ہوگی جنہوں نے اپنا نیریٹو یہ بنانے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے لابینگ کی، ایکٹیولی انہوں نے لابی کیا، جو کہ امریکہ میں ہوئی آپ کو پتہ ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ شرائط رکھ دی، ایک طرح کا وہ شرائط کو تیار ہیں کہ یہ چیزیں کریں. عمران خان صاحب کیسے مانے ہاں جی میں نے کروایا، وہ کیسے معافی مانگے ہاں جی میں نے کیا، کیسے کمٹمنٹ دیں جی میں ایسا نہیں کروں گا. سو انہوں نے یہ جان بوجھ کر کہا ہے کہ میسیج انہوں نے بڑا لاؤڈ ہے، اور انہوں نے کلیئر دے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہم اس طرح کے نہیں کریں گے. پلس وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی NRO وغیرہ جو ہے وہ بھی نہیں دیا جائے گا، کہ مطلب معافی بھی نہیں ہوگی، کوئی ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ان کو دوبارہ جو ہے نا اس کے PTI کی جو لیڈرشپ ہے، نہ PTI کی وہ جو ان کے بڑے لوگ ہیں ان کو نہ معافی ملے گی، نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی، اور نہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مطلب فوج جو ہے وہ کہ اس وقت پریشان ہے کہ جناب کہ کوئی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خان صاحب جو ان کی پارٹی کہہ رہے ہیں اس پہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ جو 9 مئی والے واقعات ہیں یہ بھی پورے ہوں گے، جوڈیشل کورس لیا جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جناب کہ 9 مئی پہ اگر انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا تو یہ نیشنل سیکورٹی پر یہ کمپرومائز کے برابر ہوگا. لہٰذا یہ کسی ایک انسٹیٹیوشن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک پاکستان کی بات ہے. اب یہ ذرا ان تمام چیزوں کو پڑھ کر رکھیں کہ انہوں نے خان صاحب نے ایک بڑا سارا بیان دیا، اسٹیٹمنٹ دیا، اٹیک کیا، اس سے پہلے بشرا صاحب نے کیا، پھر میڈیا کہنا شروع ہو گیا، عدالتوں نے ریلیف دینا شروع ہو گیا کہ خان صاحب ابھی بہر ہیں. اس کے بعد ان کی طرف سے شاید کامران شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ان کی شرائط جو ہے وہ بڑی سخت ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی موڈ میں بھی نہیں ہے خان صاحب کو چھوڑنے میں یا ان کے ساتھ رعایت کرنے میں یا ڈیل کرنے میں یا صلح صفائی کرنے میں. سو میچ جو ہے نا نیکسٹ لیول، گیم جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول پر چلے گی. لڑائی ہوئی بڑھ گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی کا انجام کہاں پہ ہوتا ہے اور کدھر ہوتا ہے. یہ